हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। लास्ट मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में हमने कॉन्क्वेस्ट ऑफ पंजाब स्टार्ट करा था। इसमें हमने पंजाब का कंसोलिडेशन कवर करा अंडर 6। देन रंजीत सिंह के अंडर कैसी डेवलपमेंट्स हुई, कौन सी ट्रीटीज साइन हुई, ब्लड एंड आयरन पॉलिसी, बहुत सारी चीज़ें हमने कवर करी थी। रंजीत सिंह के ब्रिटिशर्स के साथ जो रिलेशंस थे उनकी डेवलपमेंट्स कैसे हुई। देन उसके बाद ट्रीटी ऑफ अमृतसर, जिसको मिंटो मेटकैल्फी ट्रीटी भी बोलते हैं, ये सारी चीज़ें हमने कवर करी थी। एंड देन लास्ट हमने देखा था कि कैसे फिर रंजीत सिंह की डेथ हो जाती है जून 1839 में। आज की वीडियो में हमने देखना है कि पंजाब में कैसे डेवलपमेंट्स होंगी या इसका डिसइंटीग्रेशन हो जाएगा आफ्टर रंजीत सिंह डेथ। तो आज की वीडियो से पहले प्लीज़ आप पहले वाली वीडियो को जरूर देख लें, उसमें बहुत सारी चीज़ें मैंने समझा रखी हैं जो कि इन नोट्स में नहीं है ऑब्वियसली। सो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाई दिस टॉपिक इज इम्पॉर्टेंट फॉर यूपीएससी। देखिए, इससे पहले सिंध को कॉन्क्वेस्ट कर लिया था ब्रिटिशर्स ने, तो पंजाब एक लास्ट इंडिपेंडेंट स्टेट रहती थी उस टाइम पर इंडिया के पास, तो उसको भी एनेक्स कर लेंगे ब्रिटिशर्स। सो बेसिकली पंजाब्स एनेक्सेशन कंप्लीटेड ब्रिटिशर्स डोमिनेंस इन इंडिया। अब ब्रिटिशर्स के पास अल्टीमेट पॉलिटिकल रूल आ जाएगा इंडिया का। सो ये क्या था कि ट्रांजिशन टू ब्रिटिश रूल, पंजाब के कॉन्क्वेस्ट के बाद ही ब्रिटिशर्स जो होंगे वो अल्टीमेट रूलर बन जाएंगे, क्योंकि ये लास्ट इंडिपेंडेंट स्टेट थी और इसको भी कॉन्क्वेस्ट कर लिया गया था। फिर आगे जाके हम देखेंगे कि कैसे जो 1857 का रिवोल्ट होगा उसमें पंजाब रिलेटिवली क्वाइट ही रहेगा। अब वो क्यों होगा? क्योंकि इसमें इसके ऊपर ब्रिटिशर्स का ही कंट्रोल रहेगा इस स्टेट के ऊपर। एंड जो पंजाब स्टेट होगी इसमें जो भी लोग होंगे ये अल्टीमेटली फिर ब्रिटिशर्स की या तो साइड पर रहेंगे या फिर वो रिलेटिवली क्वाइट ही रहेंगे, उनका कोई भी रिस्पॉन्स नहीं रहेगा 1857 के रिवोल्ट के लिए। फिर हमने देखना है कि कैसे जो रंजीत सिंह थे, अब देखिए ये आपको लगेगा कि क्या ये यूपीएससी मेंस के लिए इंपॉर्टेंट भी है। सो यस, मेंस के लिए भी एंड प्रीलिम्स के लिए भी 2021 में क्वेश्चन आया था, मैं वो जस्ट क्वेश्चन रीड कर रही हूँ। द डेथ ऑफ रंजीत सिंह वॉज द हार्बिंजर ऑफ द डाउनफॉल ऑफ द सिख एम्पायर डिस्कस। तो ये क्वेश्चन आया हुआ था। देन उसके बाद एक क्वेश्चन था एग्जामिन द कॉजेज एंड द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द एंग्लो सिख वॉर्स, 2018 का ये क्वेश्चन था। आप एक बार खुद भी जाकर चेक कर सकते हो। तो देखिए, फिर हमने रंजीत सिंह की लेगेसी भी देखनी है, तभी तो हमें पता चलेगा ना कि रंजीत सिंह की डेथ के बाद ही कैसे सिख एम्पायर का डाउनफॉल हुआ था, तो तभी हम क्वेश्चन को आंसर भी कर पाएंगे। तो लेगेसी भी देखनी है हमने कि कैसे एक कंट्रास्ट था, वो उन्होंने एक स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेशन डेवलप करी, बट पोस्ट 1839 कैसे पंजाब में एक क्योटिक सिचुएशन बन जाती है एंड अल्टीमेटली फिर उसको ब्रिटिशर्स एनेक्स कर लेते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं पंजाब आफ्टर रंजीत सिंह। रंजीत सिंह की डेथ के बाद जो सिख एम्पायर होगा उसका डिक्लाइन हो जाएगा। बहुत सारे रीजंस होंगे उसके, जैसे कि वीक सक्सेसर्स होंगे, आर्मी वीक हो जाएगी, उनको पेमेंट्स नहीं मिलेगी। देन कोर्ट में फैक्शनलिज्म स्टार्ट हो जाएगा, मतलब कि जो लाहौर दरबार था, एक पॉलिटिकल कैपिटल था रंजीत सिंह का, वो डिवाइड हो जाएगा डिफरेंट फैक्शंस में। जैसे कि डोगरा एक हिंदू फैक्शन बनेगा, ऐसे ही एक सिख फैक्शन बनेगा। ब्रिटिश का इन्फ्लुएंस तो ऑब्वियसली रहेगा ही। फिर जो खालसा आर्मी होगी, आर्मी का राइज तो होगा, नंबर भी बढ़ेगा, बट ये आर्मी वीक होगी। एंड जितने भी आगे ऑफिसर्स आएंगे आर्मी में, जितने भी जनरल्स वगैरह आएंगे, वो भी अनवर्दी ऑफिसर्स ही होंगे, क्योंकि जितने भी जो मेन एबल जनरल्स थे आर्मी के जो रंजीत सिंह के टाइम पर थे, उन सबकी डेथ हो चुकी होगी। तो इन सारे सबसे पहले तो इनकी जो हम फैमिली ट्री है उसको देखें तो रंजीत सिंह के बाद उनके अकॉर्डिंग टू स्पेक्ट्रम एक ही लेजिटिमेट सन थे, खड़क सिंह। इनकी डेथ हो जाएगी। ये भी अब देखिए ना, जितने भी सक्सेसर्स आएंगे ना, ये सारे के सारे रंजीत सिंह के बाद ये सारे के सारे इनएफिशिएंट थे, वीक रूलर्स थे, ये कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, पावर को सेंट्रलाइज नहीं कर पाएंगे सारे के सारे रूलर्स। तो देखिए, सबसे पहले है खड़क सिंह। खड़क सिंह की भी डेथ हो जाएगी। डेथ होने के बाद ही कोर्ट फैक्शंस एक्टिव हो जाएंगे। खड़क सिंह की जब डेथ होगी ना, तो इनके बेटे हैं आगे नवनिहाल सिंह। नवनिहाल सिंह अपने फादर के फ्यूनरल से जब वापस आ रहे होंगे, तो उसी टाइम पर इनकी भी एक एक्सीडेंटल डेथ हो जाएगी। अब क्या होगा, एक अनार्किक सिचुएशन पैदा हो जाएगी पंजाब में। कोई रूलर नहीं है अभी भी, ठीक है, क्योंकि आगे जो इनके सन थे उनकी भी डेथ हो चुकी है। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, अब डिफरेंट ग्रुप्स जो होंगे वो लाहौर के थ्रोन को कैप्चर करना चाहेंगे। ऐसे ही फिर ब्रिटिशर्स को, इंग्लिश को भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अच्छा, अब नवनिहाल के आगे देखें तो शेर सिंह जो कि रंजीत सिंह के एक और बेटे थे, वो भी आगे रूलर बनेंगे। इनके बाद जो रूलर बनेंगे फिर वो दलीप सिंह होंगे। दलीप सिंह ही आखिरी रूलर होंगे। तो इतना सा आपने याद रखना है, रंजीत सिंह पहले, देन खड़क सिंह, नवनिहाल सिंह, देन शेर सिंह एंड देन लास्ट दलीप सिंह। अब देखते हैं कि रीजंस क्या बनते हैं कि पंजाब में अनार्किक सिचुएशन जो बन जाती है। सबसे पहले तो ये सारे के सारे हमने जो वीक रूलर्स देख लिए, कोई भी एफिशिएंट नहीं होता है।
फिर उसके बाद सेकंड इसका जो रीज़न बनता है वो है आर्मी का वीक होना। जो आर्मी थी उसको सिख स्टेट का एक पिलर माना जाता था, बट जैसे ही रंजीत सिंह के जो एबल जनरल्स थे इस आर्मी को जो लीड करते थे, जैसे कि मोहकम चंद, दीवान चंद, ऐसे ही हरि सिंह नलवा, ऐसे ही रामदयाल, इन सब की डेथ हो जाएगी। इनकी डेथ के बाद देखिए ऐसा नहीं है कि आर्मी का नंबर नहीं बढ़ेगा, खालसा आर्मी का नंबर बढ़ेगा, हाईली इन्फ्लुएंशियल होगी ये आर्मी, बट ये अनरूली हो जाएगी। क्यों? क्योंकि देखिए क्योंकि नंबर बढ़ रहा है आर्मी का, बट एट द सेम टाइम इनको पेमेंट नहीं मिल रही है। तो पेमेंट ना मिलने की वजह से भी ये आर्मी, एक तो इनका मोरल डाउन हो जाएगा, फिर क्योंकि इनके पास अब एबल जनरल्स भी नहीं है तो ये वीक पड़ जाएगी। वीक पड़ने की वजह से ही देखिए फिर आगे जितने भी ऑफिसर्स आएंगे वो सारे के सारे इस आर्मी को, आर्मी का नंबर तो बढ़ रहा है ना, देखिए इस आर्मी को रूल नहीं कर पाएंगे, तो ये अनरूली आर्मी बन जाएगी। देखिए पेट्रियोटिक होगी आर्मी, जितनी भी ये खालसा आर्मी होगी सारी की सारी पेट्रियोटिक होगी, इन्फ्लुएंशियल भी होगी, इनका नंबर भी बढ़ेगा, बट एट द सेम टाइम ये इनडिसिप्लिन्ड आर्मी होगी, क्योंकि जितने भी ऑफिसर्स होंगे आगे, देखिए पहले जो जनरल्स थे वो सारे के सारे एफिशिएंट थे, आर्मी को अच्छे से वो लीड कर पा रहे थे, बट आगे जितने भी ऑफिसर्स आएंगे वो सारे के सारे सेल्फिश होंगे और करप्ट लीडर्स होंगे, तो आर्मी भी फिर इनडिसिप्लिन्ड बन जाएंगी, ऊपर से उनको पेमेंट नहीं मिल रही है। एक तो फिर ये रीजन बन जाएगा जिसकी वजह से अब पंजाब को प्रोटेक्ट कैसे करना है। नो, बिकॉज आफ्टर रंजीत सिंह आर्मी इनडिसिप्लिन्ड हो चुकी है, तो ये अनकंट्रोलेबल हो जाएगी आर्मी, हायर सैलरीज डिमांड कर रहे हैं, तो ये लोग पॉलिटिकल पावर को भी सीज करने का सोचेंगे। अब इसके लिए ये लोग क्या करेंगे, जो वीक रूलर्स होंगे, मैंने बताया ना ये सारे के सारे जो रूलर्स आएंगे वो वीक होंगे, तो देखिए जो खालसा आर्मी का राइज होगा ना, तो ये वीक रूलर्स को भी असैसिनेट करना स्टार्ट कर देगी। उनमें से शेर सिंह एक एग्जाम्पल है, शेर सिंह को आर्मी ही ओवरथ्रू और असैसिनेट करती है। फिर उसके बाद देखिए जो रंजीत सिंह का लाहौर दरबार था, उसमें मैंने जैसे कि पहले बताया उसमें हिंदू मिनिस्टर्स भी थे, उसमें सिख सरदार्स भी थे। अब ये जो आर्मी होगी उन मिनिस्टर्स के अगेंस्ट ही फाइट करना स्टार्ट कर देगी। आर्मी वीक होने की वजह से, इन सारी चीजों की वजह से फिर क्या होगा, एक क्योटिक सिचुएशन बन जाएगी पंजाब में। अब देखिए इस अनार्किक सिचुएशन का फायदा ब्रिटिशर्स ऑब्वियसली उठाएंगे। ब्रिटिशर्स क्या करेंगे, जितनी भी ये डिविजन्स बनेंगी उनको एक्सप्लॉइट करना स्टार्ट करेंगे। कैसे? एक तो देखिए जो मैंने बताया ना कोर्ट फैक्शनलिज्म स्टार्ट हो जाएगा, इसको आप अपने नोट्स में लिख लेना, कोर्ट फैक्शनलिज्म स्टार्ट हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि एक फैक्शन बनेगा डोगरास का। डोगरास कौन है? हिंदू फैक्शन है ये। देन एक सेक्शन बनेगा सिख सरदार्स का। अब ये ऑब्वियसली सिख हैं, इनको इन्फ्लुएंस करेंगे अब ब्रिटिशर्स। हिंदूज को कौन लीड करेगा? ये जो हिंदू फैक्शन होगा इसको लीड करेंगे ध्यान सिंह एंड गुलाब सिंह। गुलाब सिंह का अगर आपको याद हो तो गुलाब सिंह के पास ही बाद में जम्मू एंड कश्मीर चला जाएगा। किसकी वजह से? इन ब्रिटिशर्स की वजह से। क्योंकि गुलाब सिंह क्या होगा, क्योंकि देखिए कोर्ट में फैक्शनलिज्म स्टार्ट हो चुका है, डोगरा सिख डिवाइड हो चुके हैं, ब्रिटिशर्स इनको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। ब्रिटिशर्स तो उनका तो काम ही था ना सिचुएशंस को एक्सप्लॉइट करना। ऐसे अगर इंटरनली वीक सिचुएशन होती है तो उन्होंने डोगरास जो गुलाब सिंह होंगे उनको अपनी साइड करेंगे। बेसिकली जितने भी राइवल्स ग्रुप बनेंगे उनको ये फंड करेंगे। फिर उसके बाद आर्मी जो कि ऑलरेडी वीक हो चुकी थी, देखिए जो सिख आर्मी थी ऑलरेडी वीक हो चुकी थी, बट अब ये जो ब्रिटिशर्स होंगे इस आर्मी को और भी ज्यादा वीक करने का, रिबेल करने का एनकरेज करेंगे। जो ब्रिटिशर्स होंगे एनकरेज करेंगे आर्मी को कि आप रिबेल करो। तो जब तक पंजाब में एंग्लो सिख वॉर्स आएंगी उससे पहले ही पंजाब की सिचुएशन बहुत वीक हो चुकी होगी, एंड उसका मेन रीजन ऐसे फिर ब्रिटिशर्स भी बनेंगे। ब्रिटिशर्स के देखिए जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसमें कुछ जो गवर्नर जनरल थे जैसे कि लॉर्ड ऑकलैंड हो गया, बाद में लॉर्ड डलहौजी, ये सारी की सारी इस सिचुएशन को एक्सप्लॉइट करेंगे। इनको पता था कि पंजाब की इंटरनल सिचुएशन ऐसी बन चुकी है, तो ये लोग इस सिचुएशन को प्रॉपरली इसका यूज करेंगे पंजाब को एनेक्स करने के लिए। अब देखिए जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने रंजीत सिंह के साथ साइन करी हुई थी ट्रीटी ऑफ परपेचुअल फ्रेंडशिप। ट्रीटी ऑफ, अगर आपको याद हो, हमने रंजीत सिंह के साथ एक ट्रीटी कवर करी थी 1809 की। 1809 की जो ट्रीटी ऑफ परपेचुअल फ्रेंडशिप थी या फिर ट्रीटी ऑफ अमृतसर थी, जो सतलुज था एक बाउंड्री बन चुका था ना, ये बाउंड्री बन चुका था बिटवीन ब्रिटिशर्स एंड रंजीत सिंह के बीच में। तो दोनों ही इस बाउंड्री को क्रॉस नहीं करेंगे। बट ब्रिटिशर्स क्या करते हैं, जब पंजाब में ऐसी एनार्किक सिचुएशन बनती है, अब उनकी एस्पिरेशंस और ज्यादा स्ट्रांग हो चुकी हैं, ग्रीडी ऑलरेडी थे वो लोग। इस ट्रीटी की वजह से देखिए क्या हुआ था कि जो लाहौर गवर्नमेंट थी वो अपनी इस फ्रेंडशिप को कंटिन्यू कर रही थी, एंड जो इंग्लिश आर्मी थी, जितने भी ब्रिटिश ट्रूप्स थे,
उनको अलाउ करा जा रहा था कि वो टेरिटरी से पास करके अफगानिस्तान से भाग सकती है, क्योंकि अब अफगानिस्तान से ब्रिटिशर्स हार चुके थे। बट बाद में फिर जब ट्राईपार्टाइट ट्रीटी साइन होती है, उसमें रंजीत सिंह ये बोल देते हैं कि ब्रिटिशर्स के जितने भी ट्रूप्स होंगे वो अफगानिस्तान के ऊपर अटैक करने के लिए उसकी टेरिटरी से पास नहीं करेंगे। तो मतलब कि पैसेज को बंद कर दिया गया था। बट अब रंजीत सिंह नहीं रहे हैं, इस ट्रीटी को भी ये लोग एक तरह से अब निगलेक्ट कर देंगे, इनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा ब्रिटिशर्स को। तो अब ब्रिटिशर्स क्या करेंगे, अफगानिस्तान से जो भी उनकी हार हुई थी उसका बदला लेने के लिए, अवेंज करने के लिए वो अफगानिस्तान जाएंगे रंजीत सिंह की टेरिटरी से। अब क्योंकि रंजीत सिंह की टेरिटरी से ये लोग मार्च कर रहे हैं, इन मार्चेस की वजह से भी पंजाब में देखिए एक क्योटिक सिचुएशन बन जाएगी, इकोनॉमिक डिसलोकेशन हो जाएगा, अव्यवस्था की सिचुएशन बन जाएगी, पंजाब में एक इमोशन फैल जाएगा। ना देखिए आगे आगे कैसे फिर पंजाब और जो ब्रिटिशर्स होंगे कैसे वॉर की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि अब अफगानिस्तान पहुंचने के लिए, अफगानिस्तान के लिए जो ब्रिटिशर्स हैं रंजीत सिंह की टेरिटरी से होके निकल रहे हैं, उनको अपना बदला चाहिए, वो अवेंज करना चाहते हैं। बट इन सारी चीजों की वजह से जो पंजाब है, पंजाब के जो लोग होंगे, जो पंजाब की लाहौर गवर्नमेंट है, उसके माइंड में भी सस्पिशंस बनेंगी कि ये जो ब्रिटिशर्स हैं ऐसे हमारी टेरिटरी से निकल रहे हैं, जबकि ट्राईपार्टाइट ट्रीटी में ये सारे पैसेज को बंद कर दिया गया है। अब सिंध को ये जो ब्रिटिशर्स थे ऑलरेडी कैप्चर कर चुके थे 1843 में, है ना। तो अब ये लोग अफगानिस्तान को भी कैप्चर करना चाहते हैं। अफगानिस्तान को कैप्चर करने के लिए ये लोग अब जो सतलुज का एरिया है, जितना भी ये फर्टाइल लैंड था सतलुज का, उसको भी कैप्चर करना चाहेंगे। क्यों? क्योंकि अगर सतलुज को कैप्चर कर लिया तो अफगानिस्तान को भी कैप्चर करना इजी हो जाएगा। तो जैसे इन्होंने सिंध को कैप्चर करा था, अब पंजाब गवर्नमेंट को लगेगा, लाहौर गवर्नमेंट को लगेगा कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो पंजाब को भी कैप्चर करना चाहते हैं, एनेक्स करना चाहते हैं। ऊपर से जो इंग्लिश होंगे ये पंजाब में अपना एक पॉलिटिकल एजेंट अपॉइंट करेंगे, मेजर ब्रॉडफुट करके इसका नाम है, ये भी आप याद रखें। 1843 में फिर ब्रिटिशर्स इसको अपॉइंट कर देंगे एज कंपनीज पॉलिटिकल एजेंट इन पंजाब। इसका काम क्या होगा कि पंजाब की जो सिचुएशन है, जो भी डिसऑर्डर फैला हुआ है, देखिए कैसे इंटरफेयर करते हैं ये ब्रिटिशर्स, इस इंटरफेयर को रिपोर्ट करना है। अब जो भी इसकी रिपोर्ट होगी मेजर ब्रॉडफुट की, उस रिपोर्ट में बस यही बताया जाएगा कि कैसे पंजाब में डिसऑर्डर फैला हुआ है, जो लाहौर कोर्ट है, लाहौर दरबार लगता है, वहां पे सारा करप्ट ऑफिसर्स हैं, ये सारी चीजें ये अपनी रिपोर्ट में बताएगा, ठीक है। देन उसके बाद फिर 1844 में आगे लॉर्ड एलन वॉर्फ जो होंगे वो गवर्नर जनरल बनेंगे। उनके बाद ही आगे जो लॉर्ड हार्डिंगे होगा, अब ये जब गवर्नर जनरल बनेगा, इसका एक ही पर्पस होगा कि कंपनी की मिलिट्री पोजीशन को एक्सपेंड करना, मिलिट्री पोजीशन को स्ट्रेंथन करना। इसके लिए देखिए जितने भी कंपनी के ट्रूप होंगे पंजाब में भी, सिंध में भी, अब सिंध तो इनके कंट्रोल में ऑलरेडी आ चुका है, तो लॉर्ड हार्डिंगे क्या करेगा, कंपनी के ट्रूप्स को पंजाब में भी ट्रेन करेगा अब, और सिंध में भी ट्रेन तो कर ही रहे हैं। जो ईस्ट इंडिया कंपनी होगी ये अपने एक्शन को देखिए डिफेंड कैसे करेगी कि हम ये जितनी भी ये ट्रूप्स को ट्रेन कर रहे हैं, वॉर प्रेपरेशंस कर रहे हैं, ये जस्ट एक डिफेंसिव एक्शन है कि मतलब हम कंपनी को ही डिफेंड करना चाहते हैं, हम पंजाब में खुद, सिंध में, पंजाब में खुद को डिफेंड करना चाहते हैं, इसलिए हम ट्रूप्स को ट्रेन कर रहे हैं। बट अल्टीमेटली इनका पर्पस क्या होगा, पंजाब को एनेक्स करना। अब देखिए कुछ और डेवलपमेंट्स भी आएंगी। सबसे पहले तो देखिए 1843 में मेजर ब्रॉडफुट को जब अपॉइंट करा गया था, उस टाइम पर देखिए 1843 में ही जो शेर सिंह होगा उसको नवनिहाल के बाद शेर सिंह जो होगा वो आगे सक्सेसर बनेगा, रूलर बनेगा। इसका भी आगे मर्डर कर दिया जाएगा। मर्डर होने के बाद फिर दिलीप सिंह जो होंगे, एक माइनर सन था रंजीत सिंह का, ये अब महाराजा बनेगा, ये रूलर बनेगा। बट क्योंकि उस टाइम पर ये माइनर था, अराउंड 5 ईयर था बस ये, तो इसी की वजह से जो इसकी मदर है रानी जिंदा, किसी ने किसी बुक पर लिखा होगा रानी जिंदल, एंड जो स्पेक्ट्रम की बुक है उसमें रानी जिंदल लिखा हुआ है, तो आप दोनों ही नाम याद रखिए, जिंदल और जिंदा। तो रानी जिंदा जो होंगी एज रीजेंट काम करेगी, ठीक है, मतलब कि गार्डियन, जब तक ये जो दिलीप सिंह होंगे प्रॉपर रूलर नहीं बन जाते तब तक एज गार्डियन इनका काम करेगी। एंड जो हरि सिंह डोगरा होगा, हरि सिंह डोगरा जो वजीर रहेगा। अब ये जो हीरा सिंह डोगरा है, अब हीरा सिंह डोगरा देखिए कोर्ट जो था ना, जो लाहौर दरबार था, मैंने पहले बताया कि उसमें ऑलरेडी कोर्ट इंट्रिग्स चल रहे थे, कोर्ट में इंटरनल पॉलिटिक्स चल रहा था, तो उसकी वजह से ये जो हीरा सिंह डोगरा थे, देखिए यहाँ पर आ गया ना डोगरा, ये भी तो यहाँ से ही पता चलता है जो रंजीत सिंह का दरबार था लाहौर दरबार, उसमें डोगराज भी थे, हिंदूज भी थे, उसमें सिख भी थे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर अब इसकी डेथ हो जाएगी, इसको भी मार दिया जाएगा। इसके मरने के बाद
एक नया वजीर आएगा जवाहर सिंह। जवाहर सिंह जो होगा वो रानी जिंदा का ब्रदर होगा। अब देखिए मैंने आपको बताया था ना कि जो खालसा आर्मी है उसका राइज होगा और जो आर्मी होगी बहुत सारे रूलर्स को असैसिनेट कर देगी। शेर सिंह उसमें से एक रूलर था, जिसको वीक रूलर था, जिसको असैसिनेट कर दिया गया बाय आर्मी। आर्मी ने ही उसको मरवा दिया था। अब ये जो जवाहर सिंह था ना, ये भी आर्मी के ऑपोजिट ही काम करेगा। सो इसको भी अब आर्मी हटवा देगी, इसकी भी डेथ हो जाएगी फिर 1845 में। उसके बाद लाल सिंह जो कि रानी जिंदा का एकलव्य था, वो आर्मी की साइड पर रहेगा, आर्मी के अकॉर्डिंग ही काम करेगा, तो वो नया वजीर बनेगा सेम ही ईयर में, दैट इज इन 1845। एंड जो तेजा सिंह होगा वो कमांडर बनेगा आर्मी का। अब आगे जाके आप देखेंगे कि ऐसे ये तेजा सिंह जो होगा एक ट्रेटर बन जाएगा एंड ब्रिटिशर्स से मिल जाएगा फिर। अब देखिए कैसे हम फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर की साइड बढ़ रहे हैं। जो पंजाब लाहौर गवर्नमेंट है उसको पहले से ही लग रहा है कि जो ब्रिटिशर्स के एक्शन है, जैसे कैसे ये अपनी आर्मी को ट्रेन कर रही है, ट्रूप्स को ट्रेन कर रही है, सिंध में भी, सिंध को इन्होंने कॉन्क्वेस्ट भी कर लिया, उसको कैप्चर भी कर लिया हुआ है, एंड पंजाब में भी ये लोग आर्मी को ट्रूप्स को ट्रेन कर रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों की वजह से फिर जो सिख लोग, जो सिख एम्पायर होगा, पंजाब की आर्मी होगी, उसमें एक सस्पिशन बना रहेगा कि जो ब्रिटिशर्स हैं इनके जो एक्शंस हैं वो डिफेंसिव नहीं है, वो ऑफेंसिव एक्शन है, वो पंजाब को कंट्रोल करना चाहते हैं। एंड 1845 में ही जो पंजाब आर्मी है, पंजाब आर्मी को पता चलता है कि जो ब्रिटिशर्स हैं, ब्रिटिशर्स की कुछ बोट्स आ रही हैं। अच्छा, ब्रिटिशर्स जो थे वो बॉम्बे में थे, तो इस आर्मी को पता चलेगा कि बॉम्बे से फिरोजपुर, फिरोजपुर देखिए उस पंजाब का ही एक एरिया है, तो आर्मी को पता चलेगा कि बॉम्बे से फिरोजपुर कुछ बोट्स आ रही हैं एंड इनका पर्पस क्या है कि जो सतलुज रिवर है उसके ऊपर ब्रिजेस वगैरह बनाए जाएंगे। अब ये तो इनकी टेरिटरी में का एनक्रोचमेंट हो गया ना, सतलुज तो क्रॉस नहीं कर सकते हैं। तो ब्रिटिशर्स का इनको ये पता चलता है और उसके साथ ही इनको ये भी पता चलता है इस पंजाब की आर्मी को कि ट्रूप्स के बैरक्स भी बनाए जा रहे हैं। इन सारी चीज़ों की वजह से जो पंजाब आर्मी थी वो अब तक कन्विंस हो चुकी थी कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो पंजाब को ऑक्यूपाई ही करना चाहते हैं, पंजाब को वो कॉन्क्वेस्ट करना चाहते हैं पंजाब का। तो इसकी वजह से हमें जो काउंटर मेजर्स लेने होंगे। काउंटर मेजर में क्या होगा कि जो सिख आर्मी होगी वो सतलुज रिवर को क्रॉस करेगी। अब आपको पता ही क्या है कि सतलुज को क्रॉस नहीं करा जा सकता, क्योंकि जो ट्रीटी हुई थी उसके अकॉर्डिंग ये एक बाउंड्री था। अब ये ब्रिटिशर्स को एक बहाना मिल जाएगा, इंग्लिश को एक बहाना मिल जाएगा टू स्ट्राइक बैक, कि जितना भी ये एक्शन है, जो एक्शन सिख आर्मी ने लिया है वो एक एग्रेसिव मैन्यूवर है, एक अग्रेसिव एक्शन है। तो अब ब्रिटिशर्स भी जो होंगे वो वॉर डिक्लेयर करेंगे। अब वॉर करने के लिए फिर कौन होगा, एक तो है लॉर्ड ह्यूगफ, देन उसके बाद जो लॉर्ड ह्यूगफ है, इसका भी नाम आप याद रख सकते हो, ये आर्मी का कमांडर इन चीफ होगा। जो लॉर्ड हार्डिंगे है उस टाइम पर ये गवर्नर जनरल था, ये गवर्नर जनरल था। तो इंग्लिश भी अब वॉर डिक्लेयर कर देंगे। बट जो स्पेक्टर में कॉजेज दिए हुए हैं और हमने भी कॉजेज वो ऑलरेडी देख लिए हैं कि कैसे जो लाहौर था उसमें अनारकी फैली हुई थी। जो लाहौर का दरबार था, कोर्ट था, उसको डोमिनेट करने के लिए पावर स्ट्रगल चल रहा था। जो लोकल आर्मी है, जो खालसा आर्मी है, वो बहुत ज़्यादा पावरफुल बनती जा रही थी, उसका नंबर इंक्रीज हो रहा था। बट एट द सेम टाइम आर्मी इनडिसिप्लिन्ड भी थी, अनकंट्रोलेबल थी आर्मी, ये अपने ही रूलर्स को मारने के लिए भी रेडी थी। फिर उसके बाद देखिए जो सिख थे उसमें ये भी हमने वैसे पॉइंट पहले ही देख लिया है कि कैसे जो सिख आर्मी थी उसमें सस्पिशंस बढ़ रहे थे। सस्पिशंस क्यों बढ़ रहे थे, क्योंकि ये अफगानिस्तान को कंट्रोल करना चाहते थे। टेरिटरी के बीच से ही ये लोग आ जा रहे थे, जो ब्रिटिशर्स थे। सिंध को इन्होंने ऑलरेडी कैप्चर कर लिया था, इन्होंने ग्वालियर को भी एनेक्स कर लिया हुआ था। तो जितनी भी ये जो इंग्लिश मिलिट्री कैंपेन्स हो रही थी उसकी वजह से भी फिर सिख आर्मी के बीच जो सस्पिशन बढ़ रहा था। देन उसके बाद जो इंग्लिश ट्रूप्स हैं, जो लाहौर का किंगडम है बॉर्डर के अक्रॉस, इन ट्रूप्स को इनका नंबर बढ़ाया जा रहा था, इन ट्रूप्स को ट्रेन करा जा रहा था। ये भी चीज़ें हमने देख ली कि कैसे सिंध में ट्रेन करा जा रहा है। जो पंजाब है, पंजाब के एरियाज में, दैट इज़ जो लाहौर किंगडम है, पंजाब में आएगा ना लाहौर किंगडम, इस बॉर्डर के अराउंड भी जो इंग्लिश ट्रूप्स हैं उनको ट्रेन करा जा रहा है। तो ये सारे के सारे जो होंगे वो कॉजेज बनेंगे, जिसकी वजह से फिर जो ये आगे जो फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर है वो स्टार्ट हो जाएगी। वॉर तो स्टार्ट हो चुकी है जैसे ही वो आर्मी ने, सिख आर्मी ने रिवर सतलुज को क्रॉस करा दिसंबर 11, 1845 में। तो इंग्लिश भी होगी जो रिटेलिएट करेंगे। जो वॉर स्टार्ट होती है दिसंबर
1845 में स्टार्ट हो जाती है। ब्रिटिशर्स एक साइड होंगे, दूसरी साइड होंगे सिख आर्मी। सिख आर्मी में देखिए अराउंड 50,000 मैन थे। नंबर याद रखने की जरूरत नहीं है, कमांडर याद रख लें। लाल सिंह के अंडर ये सिख आर्मी होगी। बट देखिए एक पर्सन था कमांडर इन चीफ, तेजा सिंह। तेजा सिंह का नाम मैंने आपको बताया था ना पहले ही। तेजा सिंह जो होगा, लाल सिंह भी, ये लोग ट्रेटर बन जाएंगे, ये इंग्लिश की साइड चले जाएंगे। तेजा सिंह एंड लाल सिंह की वजह से ही फिर आगे 5 वॉर्स होंगी, सक्सेसिव वॉर्स होंगी छोटी छोटी। मुदकी में फिरोज शाह, बडलवाल, अलीवाल एंड सबराऊ, इन एरियाज में सिख एंग्लो वॉर होगी। इन पांचों ही वॉर्स में जो सिख होंगे उनकी हार हो जाएगी एंड अल्टीमेटली जो लाहौर दरबार था वो ब्रिटिशर्स के पास चला जाएगा। लाहौर किंगडम फेल हो जाएगा, इसका फॉल हो जाएगा 20 फरवरी 1846 को। एंड ट्रीटी ऑफ लाहौर साइन करी जाएगी ब्रिटिशर्स के बीच एंड लाहौर गवर्नमेंट के बीच और पंजाब गवर्नमेंट के बीच। दैट इज ए एंग्लो सिख ट्रीटी बनेगी। अब इस ट्रीटी की कुछ टर्म्स थी, ह्यूमिलिएटिंग ट्रीटी थी ये काफी ज्यादा। इस ट्रीटी का पहला तो देखिए क्या कॉन्सिक्वेंस होता है, क्योंकि अब सिख हार चुके हैं तो उनको मोर देन 1 करोड़ इंग्लिश को देने होंगे। एंड अगर वो ऐसा नहीं कर पाते हैं तो कुछ एरियाज जो होंगे उनको फिर ब्रिटिशर्स कंट्रोल कर लेंगे, जैसे कि कश्मीर एंड जम्मू का एरिया। पूरा पैसा ये लोग वापस नहीं कर पाते हैं सिख इंग्लिश को, तो ये वाला जो जम्मू एंड कश्मीर का एरिया है ये इंग्लिश के पास चला जाएगा। हमने गुलाब सिंह डोगरा का नाम सुना था, जो हिंदू था, है ना। कैसे कोर्ट में फैक्शनलिज्म हुआ था, ये चीज हमने देखी थी। तो ये जो जम्मू एंड कश्मीर है ये अब इंग्लिश दे देंगे गुलाब सिंह को। गुलाब सिंह से ये लोग पैसा लेंगे, अराउंड 75 लाख रुपीज गुलाब सिंह कंपनी को देगा, ईस्ट इंडिया कंपनी को। एंड उसको क्या मिल जाएगा फिर, जम्मू एंड कश्मीर। एंड हमें पता है फिर कैसे आगे जाकर जो जम्मू एंड कश्मीर है, जो वहां पर मुस्लिम पॉपुलेशन थी बहुत ज्यादा, बट उसका रूलर कौन रहेगा, एक हिंदू रूलर रहेगा एंड वो था गुलाब सिंह। तो ये फैक्ट आपने याद रखना है। फिर उसके बाद देखिए जलंधर दुआब का जो एरिया होगा ये सारा का सारा कंपनी के पास चला जाएगा। ब्रिटिश रेजिडेंट हेनरी लॉरेंस, इसका नाम काफी इंपॉर्टेंट है। ये परमानेंटली देखिए जो लाहौर का कोर्ट होगा, लाहौर में परमानेंटली इसको स्टेशन कर दिया जाएगा। इनफैक्ट बाद में एक ट्रीटी आएगी, ट्रीटी ऑफ भैरोवाल। उस ट्रीटी के बाद ये जो हेनरी लॉरेंस होगा ये एक तरह से पंजाब का रूलर ही बन जाएगा। अभी तक ब्रिटिशर्स ने पंजाब को पूरी तरह से एनेक्स नहीं करा है। स्टिल उस ट्रीटी के बाद ये ब्रिटिश रेजिडेंट पंजाब को कंट्रोल करना स्टार्ट कर देगा एंड जो पंजाब होगा एक वासल स्टेट बन जाएगा। वासल स्टेट का मतलब होगा कि अब ये पंजाब जो है वो ब्रिटिशर्स के ऊपर ही डिपेंडेंट है। फिर उसके बाद जो सिख आर्मी है उसको काफी कम कर दिया जाएगा। कितना नंबर होगा देखिए, जो 20,000 आर्मी होगी वो इन्फेंट्री की फॉर्म में होगी जस्ट। देन उसके बाद जो 12,000 आर्मी होगी वो कैवलरी की फॉर्म में होगी। बट जो ब्रिटिश फोर्स होगी लाहौर में उसको स्ट्रॉन्ग बनाया जाएगा, उसको ब्रिटिश फोर्स को स्ट्रॉन्ग बनाया जाएगा एंड जो सिख आर्मी होगी उसको काफी कम कर दिया जाएगा। फिर उसके बाद दिलीप सिंह ऑब्वियसली रूलर ही रहेगा, बट जब तक वो मैच्योर नहीं हो जाते, एक प्रॉपर रूलर नहीं बन जाते, तब तक एज रानी जिंदा रीजेंट रहेंगी एंड लाल सिंह जो होगा वो वजीर रहेगा। अब इस ट्रीटी के बाद बहुत ह्यूमिलिएटिंग ट्रीटी थी ये सिख एम्पायर के लिए, सिख आर्मी के लिए। तो क्या होता है कि जो सिख आर्मी होगी वो रिबेल करेगी, सिख आर्मी आगे जाके फिर रिबेल करेगी एंड इशू क्या होगा, कश्मीर के इशू के ऊपर ये लोग रिबेल करेंगे। ठीक है, अब फिर क्या होगा आगे, ट्रीटी ऑफ भैरोवाल साइन होगी। ट्रीटी की प्रोविजंस के अकॉर्डिंग जो रानी जिंदा है उसको एज रीजेंट रिमूव कर दिया गया है, बट एक काउंसिल ऑफ रीजेंसी बना दी जाएगी। पंजाब के लिए ये काउंसिल सेटअप कर दी जाएगी। इसमें 8 मेंबर्स रहेंगे, 8 सिख सरदार्स रहेंगे एंड इनको देखिए, इनको आगे प्रिजाइड कौन करेगा, ये जो काउंसिल ऑफ रीजेंसी है इसको प्रिजाइड करेगा ये हेनरी लॉरेंस, जो कि ब्रिटिश रेजिडेंट था। तो ट्रीटी ऑफ भैरोवाल के बाद जो हेनरी लॉरेंस है या फिर जो भी आगे कंपनी का रेजिडेंट आएगा वो अल्टीमेटली पंजाब का रियल रूलर बन जाएगा एंड पंजाब एक जस्ट डिपेंडेंसी रह जाएगा ऑन द ब्रिटिश गवर्नमेंट। फिर उसके बाद अब देखिए पंजाब को काफी हद तक ब्रिटिशर्स कंट्रोल कर चुके हैं, बट एज वी ऑल नो जो ब्रिटिशर्स हैं उनको एक प्रॉपर एनेक्सेशन चाहिए होता है, उनको पंजाब के ऊपर भी प्रॉपर एक कंट्रोल चाहिए था। वो अपना डायरेक्ट रूल चाहते थे, वो किसी रेजिडेंट के थ्रू अपना रूल नहीं चाहते थे पंजाब के ऊपर, उनको डायरेक्ट रूल चाहिए था। तो उनको ये आगे फिर देखिए चांस कैसे मिलेगा, इंग्लिश को चांस मिलेगा
1848 में क्या होगा, क्योंकि देखिए पंजाब जो था ना, पंजाबी जो फ्रीडम लविंग थे वो अब लोग रिवोल्ट करेंगे, रिबेल करेंगे अगेंस्ट ऑल दीज ह्यूमिलिएटिंग ट्रीटीज। जैसे कि एक तो भैरोवाल की ट्रीटी, रानी जिंदा को एज रीजेंट हटा दिया गया था, ठीक है। हेनरी लॉरेंस जो था वो परमानेंटली स्टेशन हो चुका था, वो पंजाब को रूल कर रहा था। देन उसके बाद जो लाहौर की एक ट्रीटी हुई थी साइन, वो भी काफ़ी ह्यूमिलिएटिंग थी। ऐसे ही जो फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर थी, उसमें जो सिख थे वो ऑलरेडी हार चुके थे। एट द सेम टाइम जो रानी जिंदा है, देखिए उसको एक पेंशनर भी बना दिया गया था। उसको पेंशनर क्यों बनाया गया था? जो हेनरी लॉरेंस था, इतना ज़्यादा इंटरफेयर कर रहा था, वो वर्चुअली पंजाब को रूल ही कर रहा था, एक रियल रूलर बन के रह रहा था। तो इस चीज़ के अगेंस्ट रानी जिंदा जो थी वो रिजेंटमेंट शो कर रही थी, वो रिबेल कर रही थी एक तरह से। तो फिर वो ये लोग ब्रिटिशर्स क्या करेंगे, उसको बनारस भेज देंगे एंड पेंशन दे के उसको वहाँ पर बैठा दिया जाएगा। देन उसके बाद फिर एक रूलर आएगा, गवर्नर आएगा मुल्तान का, मैंने नाम यहाँ पर, मूलराज, यस, एक ये गवर्नर होगा मूलराज। इसको भी जो नए सिख गवर्नर से इन्होंने रिप्लेस कर दिया था, तो ये भी रिबेल करेगा। मूलराज मुल्तान का था या ई गवर्नर, ठीक है। फिर उसके बाद एक नाम जो कि शायद स्पेक्ट्रम में नहीं लिखा हुआ है, छतर सिंह अटारी वाला, ये भी आप नाम याद रख सकते हो। तो देखिए 2 पर्सन पहले रिवोल्ट करेंगे, एक तो मूलराज मुल्तान से रिवोल्ट करेगा, एंड ये जो छतर सिंह अटारी वाला होगा ये लाहौर के आसपास के जो एरिया होंगे वहां से रिवोल्ट करेगा। तो इन दोनों की रिवोल्ट की वजह से फिर उसके बाद जो फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर में हार हुई थी, देखिए इन दोनों ने रिवोल्ट कर दिया, इनके अपने रीजंस थे, इसको हटा दिया गया है, इसको भी हटा दिया गया है, इन्होंने रिवोल्ट कर दिया, ठीक है। फिर सिख की ऑलरेडी हार हो चुकी है। ट्रीटी ऑफ लाहौर एंड भैरोवाल जो थी ह्यूमिलेटिंग ट्रीटी थी, रानी जिंदा को इनह्यूमन ट्रीटमेंट दिया जा रहा था। इन सारे रीजंस की वजह से फिर क्या होगा, जो मूल राज होगा, जब ये लोग रिबेल करेंगे, एक तरह से सेकंड एंग्लो सिख वॉर का ही स्टार्ट हो जाएगा। मूल राज सबसे पहले 2 इंग्लिश ऑफिसर का मर्डर कर देगा, शेर सिंह भी इसके साथ मिल जाएगा, दैट इज मूल राज के साथ मिल जाएगा। देन उसके बाद फिर क्या होगा कि जो लॉर्ड डलहौजी एक कोर एक्सपेंशनिस्ट था, हार्ड कोर एक्सपेंशनिस्ट था। इसको एक चांस मिल जाएगा कि अब हमें पंजाब को एनेक्स करना है, क्योंकि हमारे ऑफिसर्स को भी मार दिया गया है एंड जो ब्रिटिशर्स हैं, जो सिख हैं, उन्होंने अगेंस्ट रिवोल्ट करा है। तो कोर्स ऑफ वॉर कैसे चलता है, जैसे फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर में 5 अलग अलग वॉर हुई थी, 5 वॉर्स हुई थी, ऐसे ही जो सेकंड एंग्लो सिख वॉर है इसमें 3 वॉर्स रहेंगी। बैटल ऑफ रामनगर, सर ह्यू गफ जिनका नाम मैंने पहले भी बताया है, ये इस वॉर को लीड करेंगे। देन उसके बाद एक और बैटल रहेगी, सॉरी वॉर नहीं, बैटल, छोटी छोटी बैटल्स होंगी, रामनगर की, देन चिलियावाला की, देन गुजरात की। अगेन यहाँ पर जो सिख होंगे वो हार जाएंगे, ठीक है। अब जो पंजाब था अल्टीमेटली उसको एनेक्स कर लिया जाएगा। एक लास्ट इंडिपेंडेंट स्टेट थी इंडिया की, वो भी अब ब्रिटिश एम्पायर में मिल जाएगी। अब देखिए वॉर का एंड जो कैसे होगा, ऑब्वियसली सबसे पहले तो जो दिलीप सिंह होगा, दिलीप सिंह एक रूलर रहेगा, बट उसको पेंशन दे दी जाएगी। जो दिलीप सिंह होगा उसको पेंशन दे दी जाएगी एंड उसको इंग्लैंड भेज दिया जाएगा, दिलीप सिंह को। वहां पर जाके ऐसा भी कहा जाता है कि जो दिलीप सिंह था उसने क्रिश्चियनिटी अडॉप्ट कर ली थी एंड बाद में जब फिर वो पंजाब वापस आएंगे तो वो अगेन सिखिज्म को अडॉप्ट करेंगे, ठीक है। ऐसे ही जो पंजाब का एडमिनिस्ट्रेशन है उसको चलाने के लिए एक 3 मेंबर का एक बोर्ड बनाया जाता है। इसका नाम रखा जाता है बोर्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। अब पंजाब को यही बोर्ड गवर्न करेगा। 3 मेंबर रहेंगे इसमें, 2 तो होंगे लॉरेंस ब्रदर्स में एक तो हेनरी जिसका नाम पहले ही हमने देखा है, देन एक सेकंड ब्रदर था जॉन लॉरेंस, इन दोनों के ही नाम काफी इंपॉर्टेंट है। एंड जो थर्ड मेंबर रहेगा वो था चार्ल्स मेंसल। ये 3 मेंबर्स का बोर्ड बनाया जाएगा, बोर्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, पंजाब की गवर्नेंस चलाने के लिए। हेनरी लॉरेंस, जॉन लॉरेंस एंड चार्ल्स मेंसल, ये तीनों मेंबर्स रहेंगे। फिर उसके बाद जो ये बोर्ड बनाया था, बोर्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, इसको नलीफाई कर दिया जाएगा, इसको खत्म कर दिया जाएगा एंड पंजाब के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए आ जाएगा अब एक
चीफ कमिश्नर। इसके लिए भी आपने नाम याद रखना है कि जॉन लॉरेंस। जॉन लॉरेंस 2 ब्रदर्स थे, हेनरी लॉरेंस एंड जॉन लॉरेंस। जॉन लॉरेंस होगा जो वो पहला फर्स्ट चीफ कमिश्नर बनेगा पंजाब के लिए। इसका नाम काफी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपने याद रखना है। अच्छा, लॉर्ड डलहौजी को भी बेनिफिट होता है। लॉर्ड डलहौजी को ब्रिटिश गवर्नमेंट की साइड से इसको एक प्रमोशन दी जाती है, इसको प्रमोशन मिलती है पीरेज एज मार्क्वेस। ये इसको एक टाइटल मिलता है, इसको प्रमोशन दी जाती है। देन उसके बाद ऑब्वियसली जो शेर सिंह था जिसने मूल राज को ज्वाइन कर लिया था, उसने भी सरेंडर कर दिया था। ऑब्वियसली सिख आर्मी ने भी सरेंडर कर दिया था। ओके, कुछ फैक्ट्स आपने याद रखने हैं। देखिए, पंजाब के लिए सबसे पहले क्या बना था? बोर्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, फिर इसको भी खत्म कर दिया गया। देन उसके बाद आता है चीफ कमिश्नर, है ना। एंड चीफ कमिश्नर सबसे पहले कौन बनेगा? फर्स्ट कौन बनेगा? जॉन लॉरेंस। बोर्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में 3 मेंबर्स थे, वो भी हमने देख लिए। चीफ कमिश्नर, अब जब देखिए जब ईस्ट इंडिया कंपनी को खत्म कर दिया जाएगा, उसकी पावर चली जाएगी क्राउन के पास, उसके बाद फिर ये जो ऑफिस ऑफ चीफ कमिश्नर था इसको भी रिप्लेस कर दिया जाएगा बाय लेफ्टिनेंट गवर्नर। अब पंजाब में क्या आ गया? लेफ्टिनेंट गवर्नर। सबसे पहला लेफ्टिनेंट गवर्नर भी कौन बनेगा? जॉन लॉरेंस ही बनेगा। ये थोड़े से फैक्ट्स आपने याद रखने हैं। फर्स्ट चीफ कमिश्नर भी जॉन लॉरेंस ही बनेगा। फिर 1859 में, क्योंकि देखिए जब पावर का ट्रांसफर हो जाता है, हमने ये पॉलिटी में भी देखा था कि ईस्ट इंडिया कंपनी से पावर चली जाती है डायरेक्टली क्राउन के पास, उस टाइम पर फिर चीफ कमिश्नर के ऑफिस को भी रिप्लेस कर दिया जाएगा लेफ्टिनेंट गवर्नर से। एंड सबसे पहला लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन बनेगा? जॉन लॉरेंस। एंड जॉन लॉरेंस ही होगा जो आगे जाके फिर इंडिया का गवर्नर जनरल भी रहेगा 1864 से लेकर 1869 तक। ऐसे ही जो हेनरी लॉरेंस था, हेनरी लॉरेंस इसका ब्रदर था। हेनरी लॉरेंस जो था ब्रिटिश रेजिडेंट था, एक तो लाहौर में, है ना, ये हमने इससे रिलेटेड फैक्ट देखा था। फिर ये बोर्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन का भी मेंबर था। तो ये कुछ फैक्ट्स हो गए, आपने ये भी याद रख लेने हैं, काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं ये। तो इन सारी वॉर्स के बाद अब जो पंजाब है वो डायरेक्टली, जो ब्रिटिशर्स हैं उसको डायरेक्टली कंट्रोल करना चाहते थे, किसी रेजिडेंट के थ्रू नहीं। तो डायरेक्ट अब पंजाब जो होगा ब्रिटिशर्स के पास चला जाएगा। अब आगे जाके जब 1857 का रिवोल्ट होगा तो पंजाब के ऊपर क्योंकि डायरेक्टली ब्रिटिशर्स का ही कंट्रोल है, इसकी वजह से भी पंजाब जो होगा वो फिर 1857 के रिवोल्ट में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। बहुत नेग्लिजिबल सा ही इसका रोल रहेगा, ऑलमोस्ट नील ही होगा। देन उसके बाद फिर इंडिपेंडेंस तक जितनी भी आगे कैंपेन्स होंगी, उन सारी कैंपेन्स में मैंने जैसे कि पहले ही बताया रिलेटिवली काफी कम इसका पंजाब का रोल रहेगा। नाउ आगे वाले जितने भी ये टॉपिक होंगे, एक्सटेंशन ऑफ ब्रिटिश पैरामाउंसी थ्रू एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी, कि कैसे एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी के थ्रू ब्रिटिशर्स ने इंडिया को कंट्रोल में लिया, इंडिया के पॉलिटिकल रूलर बन गए। ये आगे का टॉपिक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से समझेंगे। एंड प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, अपनी फीडबैक भी दें, क्या पसंद नहीं आ रहा है प्लीज वो भी बताएं। थैंक यू।